नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। यह हफ्ता हमारे देश के लिए बड़ी उथल पुथल से भरा रहा। संसद में एक हंगामेदार सत्र नाम मात्र की चर्चा के साथ खत्म हुआ। पंजाब में बेअदबी के नाम पर एक के बाद एक लिंचिंग की 2 घटनाएं हुई और फिर लुधियाना में एक धमाका भी हो गया। धर्म के नाम पर एक कथित संसद भी हो गई जिसमें खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार के लिए लोगों को उकसाया गया। लेकिन सरकार बहादुर को ट्विटर पर वीडियो वायरल होने का इंतजार रहा और ये सब तब हो रहा है जब महामारी की एक और संभावित लहर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और चुनाव भी। तो आज के दी ललन टॉप शो में हम इन सारी खबरों का फॉलोअप लेंगे और ये जानेंगे कि कुछ सुधार हो भी रहा है या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ये भारत में धीरे धीरे अपने पैर पसारते हुए दिखाई देने लगा है। इस बुलेटिन की तैयारी तक देश में अकेले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 360 केस सामने आ चुके हैं। ये कुल संख्या नहीं है, इतने केसेस का पता चला है, जिनमें सबसे ज्यादा 88 केस महाराष्ट्र और 67 केस दिल्ली से हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 6,650 नए मामलों के साथ 374 मौतें दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि दुनिया कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रही है और इस वक्त भारत सावधानी में कमी नहीं कर सकता। ओमिक्रॉन को लेकर राज्यों ने सिलसिलेवार ढंग से तैयारी भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश ने भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। एमपी में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य की जनता के नाम एक संदेश दिया आज से एक दिन पहले और नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पिछले महीने एमपी में जब कोरोना के इक्के दुक्के मामले ही सामने आ रहे थे, तब सूबे में कोरोना प्रतिबंधों को हटाया गया था। इसके बाद आते हैं यूपी में 25 दिसंबर की रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने जा रही है सरकार। यहाँ नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा। शादी जैसे समारोहों में अब लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया है 200 तक। साथ ही आयोजनकर्ता को कार्यक्रम के बारे में स्थानीय प्रशासन को सूचना भी देनी होगी। महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं, वहां की उद्धव ठाकरे सरकार भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा देश की अलग अलग सरकारें अलग अलग सूबों की ये भी आदेश दे रही हैं कि न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर भीड़ का इकट्ठे होने पर बैन रहेगा। यहाँ पर हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये सारी रोकथाम सिर्फ आम लोगों के लिए है। चुनावी रैलियों पर रोक जैसी कोई बात समाचार की तैयारी तक हमें सुनाई नहीं दी। हमें लगता है कि आईसीएमआर के किसी गोपनीय स्टडी में ये सामने आया होगा कि चुनाव और चुनाव से पहले होने वाली रैलियों में कोरोना का डेल्टा, ओमिक्रॉन वगैरह जितना भी वेरिएंट होता है वो नहीं फैलता है। इसीलिए आप रात में 11 बजे घर चले जाइएगा, नहीं तो पुलिस बना देगी चालान। लेकिन नेताजी अगली ही सुबह लाखों लोगों को लेकर घूमेंगे, उनको देखते हुए पुलिस की आंखों पर पट्टी बन जाने वाली है। तो हो सकता है आपको ये तंज लगे, लेकिन याद कीजिए किस तरह कोरोना की 2 लहरों के बीच हमारे देश में बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक के चुनाव करवाए गए थे। किसी ने चूं भी की थी क्या तब? इसीलिए हमें लगता है कि कोई ना कोई गोपनीय स्टडी जरूर है सरकार के पास। वैसे इन सारी चिंताओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी बहुत चर्चा में है। हुआ यूं कि जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल पीठ एक क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रही थी। तारीख थी 23 दिसंबर, एक दिन पहले की बात है। मामले में आरोपी को बेल देते हुए आदेश के अंत में जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नियम बनाने के निर्देश दिए अदालत के लिए। इन्हीं निर्देशों के साथ जस्टिस यादव ने यह भी कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इनके लिए राजनीतिक दल लाखों की भीड़ जुटाकर रैलियां कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो नतीजे दूसरी लहर से भी खतरनाक हो सकते हैं। अगर संभव हो तो फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को 1 या 2 महीनों के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन रहा तभी चुनावी रैलियां हो पाएंगी। ये जस्टिस यादव की बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए जस्टिस यादव ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी आबादी वाले इस देश में मुफ्त टीकाकरण की कवायद शुरू की है। ये प्रशंसनीय है और अदालत इस काम की तारीफ भी करती है। अदालत माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करती है कि इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाएं और चुनावी रैलियों और चुनावों को टालने पर विचार करें। जान है तो जहान है। अदालत ने ये सारी बातें सुझाव की भाषा में कही थी, ना कि निर्देश या आदेश के तौर पर। इसके बाद सारी नजरें घूम गई चुनाव आयोग की तरफ। आज समाचार एजेंसी ANI ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के हवाले से लिखा कि आयोग अगले हफ्ते यूपी का दौरा करने वाला है और उसके बाद उचित कदम उठाएगा।
दर्शक जानते ही हैं कि अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। इस खबर से आगे बढ़ते हुए हम आपको एक और ट्रेंड के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जो कि चिंताजनक है। कोरोना टीके के बूस्टर डोज पर भारत सरकार ने फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया है। सरकार चाहती है कि पहले सभी पात्र नागरिकों को टीके की दोनों डोज लग जाएं, उसके बाद बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत की जाए। जाहिर है इसके पीछे टीकों की उपलब्धता और दूसरे लॉजिस्टिक्स ही बड़ा कारण है। कई विशेषज्ञ भारत में ये कह चुके हैं कि बूस्टर डोज का कोई साइड इफेक्ट भले ना हो, लेकिन इसे लगाने से कितना फायदा होगा ये अभी पूरी तरह से बताना मुश्किल है। फिर भी भारत में एंटीबॉडीज कम होने के डर से कई लोग चोरी छिपे बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। कोई बिना रजिस्ट्रेशन तो कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आधार से इतर दूसरी आईडी इस्तेमाल कर रहा है और फ़ोन नंबर इस्तेमाल करके अपना काम निपटा रहा है। हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि टीकों के मामलों में सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देशों का इंतजार कीजिए। चोरी छिपे टीका लगवाना किसी और पात्र नागरिक के टीके को हड़पने जैसा भी हो सकता है, इसीलिए नियमों के तहत अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए। अब बात करते हैं पंजाब की। हमने आपको बताया था कि 23 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे के आसपास लुधियाना कोर्ट परिसर में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके में एक व्यक्ति की मौत और 6 लोगों के घायल होने की खबर भी आई थी। जिस व्यक्ति की मौत हुई है अब तक उसे ही संदिग्ध माना जा रहा है। धमाके के बाद मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम को टॉयलेट से संदिग्ध का शत विक्षत अवस्था में शव मिला है। शव की पहचान के नाम पर जांच एजेंसियों को संदिग्ध के हाथ पर एक धार्मिक टैटू मिला है। ये शव एक युवक का है जिसकी उम्र फिलहाल 30 से 35 साल के बीच आंकी जा रही है। साथ में मोबाइल फ़ोन के कुछ टुकड़े भी बरामद हुए हैं जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। सूत्र कह रहे हैं कि फोरेंसिक जांच जितने अभी तक हो पाई है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम को शुरुआती जांच में पता चला है कि इस धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल हुआ है। शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने स्थिति का जायजा लेने के लिए लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट साइट का दौरा किया। रिजिजू ने घटना पर आश्वासन देते हुए कहा कि पंजाब और देश के अंदर जो तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटारा किया जाएगा उनका। साथ ही इस पूरे मसले पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे। अब बात पंजाब की ही कर रहे हैं बेअदबी मामले की। 19 दिसंबर को पंजाब में कपूरथला के निजामपुर गांव में गुरुद्वारे में दाखिल हुए एक युवक पर बेअदबी का आरोप लगा। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने बेअदबी के आरोप में उसी युवक को पीट कर मार डाला। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरे मामले में बेअदबी की बात को सिरे से नकार दिया है। साथ ही सीएम चन्नी ने एफआईआर में धाराएं बदलने की बात भी कही है। सीएम चन्नी के ऐलान के बाद पंजाब पुलिस ने गुरुद्वारे के ग्रंथी अमरजीत सिंह को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अमरजीत सिंह पर हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। इस घटना को करीब 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जिस युवक की हत्या की गई थी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स को युवक के शरीर पर शार्प कट्स के 30 से ज़्यादा निशान मिले। साथ ही युवक की छाती में किसी नुकीली चीज़ के निशान भी थे। घटना के बाद कोई भी युवक का शव लेने नहीं पहुंचा था, जिसके चलते पंजाब पुलिस को ही युवक का अंतिम संस्कार करना पड़ा था। रही बात अमृतसर में हुई लिंचिंग की, तो ये मालूम चला है कि कथित बेअदबी की घटना से पहले युवक कम से कम 17 बार स्वर्ण मंदिर आया था। 18 दिसंबर माने घटना के दिन वो 4 बार गुरुद्वारे में दाखिल हुआ। पुलिस अब भी पूरे अमृतसर में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि इस युवक की पहचान स्टैब्लिश की जा सके। अब तक नहीं मालूम चला है कि ये कौन था। पंजाब के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस में चली तनातनी की। बीते दिनों कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के हाथ पांव फूल गए थे जब हरीश रावत ने कुछ ट्वीट्स करके कह दिया था कि संगठन उनसे मुंह फेरे हुए है। इसका मतलब ये निकाला गया कि आसन्न विधानसभा चुनाव से ऐन पहले रावत नाराजगी में पार्टी छोड़ भी सकते हैं। लगातार बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से परेशान कांग्रेस ने हरीश रावत को दिल्ली बुलाया और यहां उनकी एक बैठक राहुल गांधी के साथ हुई। अब राहत कह रहे हैं कि उनके हाथ नहीं बंधे हैं। रावत ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सुनिए। एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं और वो उस विशेषाधिकार को
वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है, हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा आप चुनाव में आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है, और लीड करूंगा, और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए संकट टल गया लगता है। उत्तराखंड से ही हमारे अगले अपडेट का भी संबंध है। 3 दिनों तक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी सरकार को हवा भी नहीं लगी। वीडियो ट्विटर पर आने लगे तब भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जब लानत मलानत होने लगी तब जाकर एक मामला दर्ज हुआ है। हरिद्वार में चली कथित धर्म संसद में हेट स्पीच के वीडियो सामने आने के बाद 23 दिसंबर की रात को जाकर उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट पर वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने की बात बताई। लेकिन यह कार्रवाई पुलिस ने खुद नहीं बल्कि एक शिकायत के बाद की है। खैर, सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 153A के तहत हरिद्वार कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। धारा 153A धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के खिलाफ कार्य करने वाले कृत्यों को दंडित करने के लिए होती है। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस ने अन्य लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन यह कहा है कि एफआईआर में और नाम जोड़े जा सकते हैं। 17 से 19 दिसंबर तक चली इस धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कई भड़काऊ भाषण दिए गए। साथ ही धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने जैसे विवादित भाषण देते हुए कथित साधु संत दिखाई देते हैं। कार्यक्रम में हिंदू रक्षा सेना के स्वामी प्रबोधानंद गिरी, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के अलावा दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता रहे अश्विनी उपाध्याय भी मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार ने अब जाकर यह भी कह दिया है कि हरिद्वार धर्म संसद में जो हुआ वो गलत था और पुलिस कार्रवाई करेगी। वायरल क्लिप और भड़काऊ भाषण की बात चली ही है तो असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र कर लेते हैं। कानपुर में दिए उनके एक भाषण के कुछ हिस्से आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। कहा गया कि ओवैसी ने हिंदुओं को धमकाते हुए ये कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। शेयर करने वालों में कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। उनका कहना है कि ओवैसी का ये बयान हरिद्वार में दिए गए भड़काऊ भाषणों का दूसरा पहलू है। इसी आधार पर ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। अब ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पूरा भाषण डाला है उसी कार्यक्रम का और ये कहा है कि उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और वो पुलिस के अत्याचार के खिलाफ बात कर रहे थे। आखिर में चलते चलते कुकी राय, आज हमने 2 सवाल पूछे थे। पहला था, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी चुनाव टालने की अपील की। क्या यूपी चुनाव टालने चाहिए? 67% लोगों ने कहा कि चुनाव टालने चाहिए और 33% ने कहा नहीं टालने चाहिए। दूसरा सवाल था, नाइट कर्फ्यू से कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी क्या? हाँ कहने वालों का फीसद है 52 और ना कहने वालों का फीसद है 48। आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो करें। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं। हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्ते। यहाँ के झरने, यहाँ के जलप्रपात, यहाँ की सुंदरता, पहाड़ी सबसे अलग है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी, चाहे कितना ग्लोबलाइजेशन हो जाए, कितना मॉडर्नाइजेशन हो जाए, वो अभी भी वो जो मूल उनका व्यवहार है उसमें दिखता है कैसे वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कैसे वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं। मैं किसी को बताऊंगा ना कि मैं वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ और ऐसे, या तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। ये देखिए चींटी की चटनी यानी चापड़ा तैयार हो चुका है। मोहन इसको चक्कर बताएंगे कि ये कैसी बनी है। हम बोलते हैं कि कहीं भी आप पत्थर फेंको वहाँ आपको वाटरफॉल मिल जाएगा। हम वो जो सामने पहाड़ी है वहाँ से हम नीचे जाएंगे। जी सर, मुझे को पता हुआ है वहाँ कितने कल्चर हैं जो आज भी आपकी जानकारी में नहीं है। देखिए पूरा घना बाजार है बिल्कुल। तो भैया इसमें क्या नशा भी होता है क्या? इसमें हाँ, नशा होता है। जो
बस्तर का दशहरा है वो विश्व के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। 75 दिन से ज़्यादा चलने वाला ये त्यौहार अपने आप में सामाजिक एकता का स्वरूप है। यहाँ देखो इतनी संप्रदाय हैं, इतनी मतलब जनजातियाँ हैं। बस्तर दशहरा में सभी एक साथ मिलजुल कर इस 75 दिन के दशहरा को स्वस्फूर्त पूरा करते हैं। I become a person that people are expecting something from me. एक छोटे बच्चे को लोग भगवान की तरह से पूज रहे हैं। केवल बारूद की गंध लोगों ने ली है, यहाँ के प्यार का सुगंध किसी ने नहीं लिया, तो इस सुगंध को लेने के लिए बस्तर आना चाहिए।